और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से निलंबित सांसदों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने राज्यसभा में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष के 4 दलों के सांसदों को बैठक के लिए बुलाया है, लेकिन इन लोगों ने बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। विपक्ष नेताओं का कहना है कि जब तक सभी दलों के नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा वो किसी बैठक में नहीं शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर बायकॉट की परंपरा शुरू करने का आरोप लगाया। वहीं विपक्षी नेताओं की अलग बैठक भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने राज्यसभा में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष के 4 दलों के सांसदों को बैठक के लिए बुलाया है, लेकिन इन लोगों ने इस बैठक में जाने से मना कर दिया है। आपका जो सुझाव देना है उधर ही दे दो ना। आप संविधान दिवस भी बाइकआउट करते हैं, आप सब बाइकआउट, लोग आपको बाइकआउट ही कर रहे हैं। आप समझ लो। आप उधर आके कृपया आपका जो कुछ भी सुझाव है दे दो ना। आप बाइकआउट करने का ये क्या नया परंपरा डाल रहे हैं आप? चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विक्रांत का। विक्रांत, सरकार ने कोशिश की है लेकिन विपक्षी पार्टियों ने फिलहाल अपने पैर पीछे खींच लिए। देखिए, बिल्कुल शीतकालीन सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है और जो 12 सांसदों का निलंबन था उस मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर है। सरकार ने एक पहल की थी, तमाम जो राजनीतिक दल जिनके सांसदों को निलंबित किया गया था उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया था बैठक के लिए, लेकिन विपक्ष ने ये कहते हुए बॉयकॉट किया कि वो इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों को बुलाएं, सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को बुलाएं, सिर्फ उन्हीं नेताओं को नहीं जिनकी पार्टी के सांसद निलंबित हुए थे, बल्कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को। क्योंकि विपक्ष ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है तो सरकार को सभी से बातचीत करनी पड़ेगी और फूट डालने की अपनी रणनीति बंद करनी होगी। हालांकि सरकार का साफ ये कहना है कि इस मसले पर चूंकि जिन राजनीतिक दलों के सांसद निलंबित हुए थे उनके नेताओं को बुलाया गया था ताकि इस बैठक में कोई रास्ता निकाला जा सके, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से अड़ा हुआ है और इस बैठक के लिए भी बॉयकॉट कर दिया है, बैठक में नहीं जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि उसकी मजा संसद चलाने में नहीं है बल्कि गतिरोध को बनाए रखने में है, ऐसा सरकार का कहना है। और विक्रांत, क्या माने, अपने आप में यह साफ तौर से यहां पर लग रहा है कि क्या यह अहम की लड़ाई हो गया, क्योंकि संसद एक दिन की कार्रवाई के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं लेकिन इसका किसी नेताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि सरकार की तरफ से पहल की गई थी, विपक्षी पार्टियों के 4 सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिलहाल विपक्षी पार्टियों ने साफ तौर से मना कर दिया इस बैठक में शामिल होने के लिए। विपक्षी नेताओं का कहना था कि सभी पार्टियों को इस बैठक में बुलाया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी यह गतिरोध लगातार यहां पर बना हुआ है। दुनिया भर में एक तरफ क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हो गई हैं, दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा इन तैयारियों पर भारी पड़ता दिख रहा है। दुनिया भर में लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से दहशत है। कई देशों ने फिर से पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है, तो कई जगहों पर लोग इन पाबंदियों का विरोध भी कर रहे हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया भर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ भारत में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले भारत में सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर सावधान सतर्क रहने का वक्त आ गया है। एक तरफ देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई देशों में इन पाबंदियों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको पिछला साल याद होगा, यही वक्त था जब लोग लापरवाही बरत रहे थे। लोगों को लग रहा था कि शायद पहली लहर जा चुकी है, कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने दूसरी लहर देखी थी उसका भयानक मंजर आज भी कोई नहीं भूला है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं।
आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,563 नए केस सामने आए हैं, जबकि 132 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 8,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। लेकिन अपने आप में यह चिंता का विषय यहां पर साफ तौर से एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 132 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। ओमिक्रॉन के 150 से ज्यादा मामले देश में सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन जो डेल्टा वेरिएंट से भी तेजी से फैलता है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। वहां आपसे थोड़ी देर बाद दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना के हालात पे चर्चा की जाएगी, जबकि कैबिनेट की बैठक के बाद करीब 11:30 बजे डीडीएमए की भी बैठक होगी। तो दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। जिस तरह से कोरोना के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 132 लोगों की मौत हुई है। ओमिक्रॉन के देश में 150 से ज्यादा मामले हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामले सामने हैं। उसको लेकर यहां पर दिल्ली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। डीडीएमए की भी बैठक होगी, क्योंकि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में लहर 2 के वक्त भयानक मंजर देखे गए थे, उसको लेकर अब सरकार, प्रशासन, डीडीएमए सभी साफ तौर से अलर्ट नजर आ रहे हैं। और इसलिए बैठकों का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपक का। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में, क्योंकि लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? जी, साफ तौर पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की बात करें, ओमिक्रॉन के भी कई मामले दिल्ली में सामने आ चुके हैं। अब तक 22 मामलों की जानकारी है, जिसमें से 10 फिलहाल ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि कुछ जरूरी कदम ऐसे हैं जो कि तुरंत उठाने होंगे, वरना संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। तो साफ तौर पर आज डीडीएमए की मीटिंग है। डीडीएमए की मीटिंग में कई सारे निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें एलजी भी होते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी होंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे, और ये तमाम लोग उन फैसलों पर विचार करेंगे जिसको लेकर तुरंत कार्रवाई करनी होगी कि कैसे जो बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, उसको लेकर कुछ फैसले सामने आ सकते हैं। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। वहीं अकेले मिजोरम में कोरोना के 33 नए मामले आने के बाद लोग दहशत में। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना की वजह से अब तक कोई मौत वहां पर दर्ज नहीं हुई है। उधर आंध्र प्रदेश में भी कोरोना को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य में फीवर सर्वे शुरू हो गया है। इसके लिए आशा वर्कर घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य के आंकड़े वहां पर जुटा रही हैं, और यह सर्वे हफ्ते में 5 दिन चलाया जाएगा। उधर लद्दाख में भी कोरोना के 28 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 188 पर पहुंच गई है। इनमें 158 मामले लेह में और 30 मरीज करगिल में मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में विदेश से लौटे 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोग दहशत में हैं। प्रशासन ने इन सभी का सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि ये लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले 150 से ज्यादा हो गए हैं, अब इंदौर में भी जो लोग विदेश से लौटे हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेजे गए हैं, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि ये लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या फिर नहीं। अभी आपको बता दें देश में ओमिक्रॉन के 153 केस सामने आ चुके हैं। अभी तक अपने जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनमें लगभग अभी तक हमारे 6 केसेस पॉजिटिव आए जो इंटरनेशनल पैसेंजर थे। उसमें से एक यूएसए का था, एक यूके का था, 2 नाइजीरिया के थे और 2 यूएई के थे। इस तरह से हमारे पास टोटल अभी तक 6 केसेस पॉजिटिव आए हैं, और उसमें जो नाइजीरिया के केसेस आए थे वो बिल्कुल ठीक है, और उनके सिम्टम्स में अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं, और वो अस्पताल से उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर संजय राय ने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट उन लोगों के जरिए फैला है जिन्हें वैक्सीन की डोज लग चुकी थी। इसलिए इस वेरिएंट से घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। उससे हमें कि कितने केसेस आ गए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ,
वह जो है कितनी सीवियरिटी कर रहा है, कितनी डेथ कर रहा है, उसकी अगर ये ज़्यादा होने लगता है तब हमें घबराने की ज़रूरत है। केसेस जो है बढ़ सकते हैं, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है ओमिक्रॉन, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है ओमिक्रॉन की। जो भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, क्योंकि काफ़ी बड़े पॉपुलेशन को दिल्ली में एटलीस्ट कोविड हो चुका था सेकेंड वेव में, लेकिन फिर भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन में जो है अगर जाएगा तो अचानक तेजी से बढ़ेगा। तो अगर तेजी से बढ़ता है तो तेजी से बढ़ेगा और तेजी से घटेगा भी। वहीं विदेशों की बात करें तो चीन के शांक्षी प्रांत की राजधानी शियान में भी कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। प्राइमरी और हाई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहां स्थानीय तौर पर कोरोना फैलने के बाद 21 नए केस सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वहां कई चीजों पर पाबंदी लगा दी है। तो चीन के शांक्षी प्रांत में कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद वहां पर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को जरूरी किए जाने के विरोध में लंदन की सड़कों पर हजारों की तादाद में उतरे लोग पुलिस से भिड़ गए। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत के दौरान कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। टीके को जरूरी किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आगे बढ़ने के लिए पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। ऐसे में अपने बचाव में पुलिस को उन पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और प्लैकार्ड लेकर कई इलाकों में रैली निकाली। इन्हीं बैनर और प्लेकार्ड के जरिए उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी। दिन में आपको बता दें कि दिन से रात हो गई, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन वहां पर खत्म नहीं हुआ। इन हालात में पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन उन बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारियों ने फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने तब भी उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विदेशों में जब पाबंदियां लग रही हैं उसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सैकड़ों लोगों ने कोरोना की वजह से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ऑस्ट्रिया में कोरोना ने करीब 13,000 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद वियना में सैकड़ों लोग एकजुट हुए और मोमबत्ती जलाकर इन मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि वहां पर दी गई। बताया गया कि मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए करीब 30,000 लोग इकट्ठा हुए। ऐसे एक दिन पहले हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों का भी विरोध किया था। We want to say we are there for the nurses, we are there for the doctors, we are there for these people who did the vacation. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली समेत दूसरे पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली शहर में शुक्रवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद से हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई दिख रही है। क्रिसमस से पहले ही मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गया है। बर्फबारी की वजह से वहां दूर दूर तक पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई पड़ी। वहीं इस बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिसके बाद वहां सड़क पर कई गाड़ियां भी इस बर्फबारी में फंसी हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में वहां पर बर्फबारी हुई। खासकर जो टूरिस्ट प्लेस हैं मनाली, कुल्लू, लाहौल स्पीति, वहां पर जो तापमान है माइनस टेम्परेचर में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी सैलानी वहां पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम लोगों को वहां पर भारी बर्फबारी की वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, ऐसे में जहां पूरा उत्तर भारत इसमें जो है ठंड की चपेट में आ चुका है, वहीं हिमाचल प्रदेश का पर्यटन नगरी मनाली से जो जिला लाहौल स्पीति, यहाँ पर जो ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। अगर मैं इसमें की बात करूं तो इसमें मैं खड़ा हूं लाहौल स्पीति जिला के सिसु में, और यहाँ पर अगर मैं तापमान की इसमें बात करूं तो यहाँ पर जो तापमान इसमें जो है माइनस में जो यहाँ पर चल रहा है। मैं सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँ। आप देखते हैं किस तरह जो है यहाँ पर जो सिसु लेक थी वो किस तरह जो यहाँ पर जो है जम चुकी है। हालांकि पूरी की पूरी जो ये झील थी इसने जो हम यहाँ पर जो एक जो बर्फ का रूप यहाँ पर जो धारण कर लिया। आप इससे अंदेशा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा ठंड यहाँ पर है। हालांकि जिस तरह जो है कश्मीर में डल लेक जो है सर्दियों के दिनों में जम जाती, तो उसी तरह जो है सिसु जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर भी जो
ये झील इसमें जो है पूरी तरह से जम चुकी है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो हालांकि रात के समय जो तापमान यहाँ पर जो काफी माइनस में जा रहा है। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी आप देखते हैं कि यहाँ पर जो तापमान है वो -8 के करीब जो है, -8 डिग्री के करीब जो है यहाँ का जो तापमान वो जो है यहाँ पर अभी भी देखा जा सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ठंड जो है यहाँ पर होती होगी। अगर रात की बात करूं तो रात में जो तापमान यहाँ का जो -15 से लेकर जो -20 के बीच जो है यहाँ पर इसमें जो है रात का तापमान जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कतों का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह जो स्थानीय व्यक्ति है उन्हें खासकर दिक्कतों का काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि माइनस में तापमान होने के कारण यहाँ पर जो है बहने वाले नदी नाले वो भी यहाँ पर जो जमने लग पड़े। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत हो यहाँ पर लोगों को पीने के पानी की समस्या की आ रही है और इसके साथ ही सड़कों पर भी जो है बहने वाला पानी जो काफी ज्यादा जो है जमता जा रहा है। ऐसे में जो वाहन है उनको भी जो अपने वाहन चालकों को भी जो अपने वाहनों को चलाने में जो है काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा। और प्रशासन के द्वारा भी सभी लोगों से जो है यहाँ पर अपील की जा रही है कि खराब मौसम के दौरान कोई भी व्यक्ति ऊंचाई क्षेत्रों का रुख न करे और जो है आजकल सर्दियों के दिनों में खासकर जो भी वाहन जो है जो सिसु या फिर जो लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं वे वाहन चालक जो अपने वाहनों को सावधानी पूर्वक यहाँ पर जो है चलाएं। वेदर तो बहुत ठंडा है, जैसे जिस दिन वेदर क्लियर रहेगा उस दिन तो ज़्यादा ठंड होती है। जैसे मैं यहीं सोता हूँ ना रात को टेंट में, तो आई थिंक -20 तक चला जाता है कई बार। तो नॉर्मल तो मतलब -10 और 20 के बीच में चल ही रहा है। अब थोड़ा क्लाउडी है तो फिर थोड़ा सा मतलब कम है, फिर भी -10 और 15 के बीच में चल ही रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा नज़ारा है जैसे डल लेक का आप देखोगे, फ्रोजन रिवर, पूरे माउंटेन्स, पूरा वाइट स्नो। मेरे को मतलब यहाँ से डल लेक की भी याद आ रही है, एग्जैक्ट रेप्लिका है यहाँ का। थोड़ा तो प्रिपेयर होके आई थी कि ठंड ठीक है झेल लेंगे, आने के बाद लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी थ्रिलिंग है तो मजे आ रहे हैं। वहीं मनाली में बर्फबारी शुरू होते ही सैलानी होटल से निकलकर माल रोड पर आ गए और आसमान से गिर रही बर्फ के बीच मस्ती करते हुए नजर आए। बर्फबारी ने सैलानियों की मन की मुराद पूरी कर दी। इस दौरान वहां सड़क पर बर्फ की मोटी चादर भी बिछी हुई नजर आई, जिसके बाद मनाली प्रशासन ने लोगों से संभल कर गाड़ी चलाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वहां पर्यटकों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, लिहाजा सावधानी बरतने की अपील वहां पर की जा रही है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी हुई, सैलानियों की तादाद वहां पर बढ़ने लग गई। हालांकि सैलानियों की संख्या बढ़ने की वजह से प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया है कि बर्फबारी में हमेशा गाड़ियों में फिसलन होती है, इसलिए संभल कर चलें और सावधान रहें। बर्फ जब गिर जाती है तो रास्ते बंद भी हो रहे हैं और डे टाइम में अगर रास्ता थ्रू है तो रात के वक्त जो है आइसिंग भी हो रही है। तो हम जो भी हमें जो बेस्ट पॉसिबल लगता है हम उस हिसाब से निर्णय ले रही हैं। स्पॉट पर ही जाकर हम डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इसमें लोकल लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो जो है जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स होते हैं उनको अडॉप्ट करें। वहीं उत्तराखंड में भी हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड के चमोली में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। चमोली में पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से वहां दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। उत्तरकाशी में आपको बता दें, बराणी से गंगोत्री तक कई स्थानों पर झरने और नाले जम गए। देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में भी पारा काफी नीचे गिर गया है और लोग काफी ठंड से परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाके हरिद्वार, देहरादून, यहां पर भी तापमान जो है वो लुढ़क गया है। वहीं लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यह इलाका भारत के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। यहां इन दिनों औसत तापमान -17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठंड की वजह से वहां पीने के पानी की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि तापमान माइनस में होने की वजह से वहां पानी जम जाता है, जिसके लिए पानी के पाइप को गर्म करना पड़ता है। वहीं कई जगहों पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। नदी में पानी जमने लगा है, जिसके बाद वहां आइस स्केटिंग के शौकीन नजर आने लगे हैं, जो लद्दाख में पसंदीदा खेल भी है और करीब करीब पूरे लद्दाख में आइस स्केटिंग की जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐश्वर्या राय को ईडी का नोटिस मिला। ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से यह नोटिस भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। पूछताछ के लिए ऐश्वर्या राय को यह नोटिस दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी की तरफ से यह नोटिस भेजा गया। सूत्रों के हवाले से
ये बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। अब देखना यह है कि इस नोटिस का जवाब ऐश्वर्या राय किस तरह से देती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय को ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यह खबर है जिसके तहत ऐश्वर्या राय को ईडी ने यह नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें और इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी आनंद का। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस नोटिस के बारे में? जी देखिए, जो ईडी है उसने फेमा के तहत ऐश्वर्या राय बच्चन को आज सम्मन किया था और उन्हें दिल्ली के ईडी हेडक्वार्टर में आकर फेमा के तहत पूछताछ का सामना करना था। लेकिन ईडी से जानकारी मिल रही है कि आज ऐश्वर्या बच्चन ईडी पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंच रही हैं और उन्हें फिर से एक फ्रेश सम्मन इशू किया जाएगा। बता दें कि जो 500 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए थे और टैक्स चोरी के आरोप लगे थे, उस मामले में ऐश्वर्या डॉक्टर मनोज राजौरिया। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं क्वेश्चन नंबर 302 सभा पटल पर रख दिया गया है, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद सभापति महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस तरीके से विकास के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य किए, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। लेकिन दो प्रश्न मेरे मन में है। तस्वीरें हम आपको लोकसभा से दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष वहां पर लगातार हंगामा कर रहा है। सांसदों के निलंबन के फैसले के विरोध में ये वहां पर हंगामा किया जा रहा है। हालांकि आज सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी, विपक्षी पार्टियों के 4 सांसदों को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने फिलहाल इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। विपक्ष का कहना था कि जब तक सभी विपक्षी पार्टियों को इस बैठक में नहीं बुलाया जाता है तब तक वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर एक बार फिर लोकसभा का ये सेशन जो है हंगामेदार नजर आ रहा है। विपक्षी सांसद वहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष की तरफ से हर दिन लोकसभा के सेशन में, राज्यसभा के सेशन में इसी तरह का हंगामा नजर आ रहा है। समाधान का कोई रास्ता यहां पर नजर नहीं आ रहा। हालांकि सरकार की तरफ से आज एक कोशिश की गई थी। सरकार का साफ तौर से कहना है कि जब तक जिन सांसदों का निलंबन हुआ है वो अगर माफी मांग लेंगे तो ये निलंबन टल जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को और भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार का ये जो फैसला है ये तानाशाही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, हम देख रहे हैं एक बार फिर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है लोकसभा में। लगातार दूसरा हफ्ता है जिस अजय मिश्रा के मुद्दे को लेकर लोकसभा में हंगामा हो रहा है और विपक्ष लगातार अपनी यही मांग कर रही है कि अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने भी मामला उठाया था और तत्काल उनके बर्खास्तगी की मांग की थी और आज ये इस बात की उम्मीद थी कि कुछ न कुछ सरकार की ओर से जवाब आएगा विपक्ष को, लेकिन अजय मिश्रा के मुद्दे पर जवाब नहीं आया तो विपक्ष का यह रुख सदन में सामने आया है। और इसके अलावा कल इस बात की भी प्लानिंग कर रहा है विपक्ष की संसद से लेकर विजय चौक तक वो मार्च निकाले। तो एक और सांसद का निलंबन का मुद्दा था, अब अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है। लेकिन अमित, ये एक परंपरा सी बनती जा रही है। जैसे ही सेशन शुरू होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, हंगामा होता है। संसद होता है जहां देश की नीतियां बनती हैं, एक सार्थक बहस हो नीतियों पर। लेकिन अगर हंगामा होगा तो फिर कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सदन में हंगामा हो रहा है तो संसद का कामकाज प्रभावित होता है। पिछली लोकसभा और राज्यसभा में यह बात को देखा गया था और अब जब लगातार विपक्ष के सांसदों का ये रुख है तो सदन की कार्रवाई बाधित होगी और जो बिल, महत्वपूर्ण बिल पारित होने थे वो नहीं हो पाया है। तो ये सरकार से अब विपक्ष उम्मीद कर रही कि उनकी इन सांसदों के निलंबन का चाहे मुद्दा हो या फिर अजय मिश्रा का मुद्दा हो, इन दोनों मुद्दे पर विपक्ष की मांगों के मुताबिक सरकार जवाब दे। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सरकार विपक्ष की इन मांगों के प्रति अपना रुख जाहिर करती है और क्या अगला कदम उठाती है। ठीक है अमित, आप बने रहें।
एक बार फिर तस्वीरें हम आपको लोकसभा की दिखा दें, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन हंगामा भी नजर आ रहा है। संरक्षित किया गया है, लेकिन ऐसे अनेक ऐतिहासिक और प्राचीन धार्मिक स्थल है जिनका भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से संभाल करना आवश्यक है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा केंद्रीय संस्कृति मंत्री से प्रश्न है कि जो ऐतिहासिक और प्राचीन धार्मिक स्थल भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अंतर्गत नहीं आते, ऐसे स्थलों की पहचान करने, इन स्थलों का संभाल करने हेतु केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करेंगी? और दूसरा,